नमस्कार। आज हम सीखने वाले हैं हमारे केस बुक का सेकंड पार्ट। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा था एंटीनेटल केस स्टडी और कंडक्शन ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं न्यूबॉर्न केयर एंड पोस्टनेटल एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग केयर ऑफ न्यूबॉर्न रिकॉर्ड से। तो केयर ऑफ न्यूबॉर्न रिकॉर्ड में जो सबसे पहले हमें फिल करना होता है वो है हमारी जनरल इंफॉर्मेशन, जिसमें आपका डेट आ जाएगा एंड टाइम आ जाएगा, नेम ऑफ मदर ऑफ बेबी, जो आपकी बेबी की मदर का नेम है वो आप डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का जन्म कब हुआ है वो आपको डेट डाल देनी है। उसका वजन कितना था जन्म के समय वो आपको डाल देना है। वेयर वॉज द बेबी बोर्न इन सच केसेस, लाइक रेफर होकर आया है तो फिर आप उसमें आप जहां से आया है वहां का नाम लिखेंगे, और अगर आपके यहीं पर ही उसका बर्थ हुआ है तो आप उस हॉस्पिटल का नाम लिखेंगे। इन माय केस जेके लोन हॉस्पिटल। व्हाट इज द बेबीज करंट प्रॉब्लम, करंट उसको कोई प्रॉब्लम है नहीं है तो नील। इज द बेबी हैविंग अ प्रॉब्लम विद फीडिंग, इसको नहीं है तो हमने नील लिख दिया। अगर प्रॉब्लम है तो जैसे नॉट फीडिंग प्रॉपरली, नॉट सकिंग प्रॉपरली, वो आप लिख सकते हैं। हैज द बेबी हैड एनी कन्वर्जन्स और एबनॉर्मल मूवमेंट, तो क्या बेबी को कोई एबनॉर्मल मूवमेंट या कन्वर्जन्स हो रहे हैं? अगर आपको लगता है कि हो रहे हैं देन यू कैन राइट यस, और अगर नहीं है देन, जैसे इस केस में नहीं है तो हमने यहाँ पे लिखा है नील। उसके बाद आपका असेसमेंट का सेक्शन आता है जिसमें हम लोग फुल्ली असेस कर रहे हैं, फुल्ली यानी हेड टू टू एग्जामिनेशन करेंगे बेबी का, जिसमें हम लोग देखेंगे किसी भी तरह की कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। तो इसमें सबसे पहला असेसमेंट हम करते हैं इमरजेंसी केयर का, मतलब ऐसी कोई भी लक्षण नजर आ रहे हैं जिसमें बच्चे को इमरजेंसी केयर की जरूरत है। तो उसके लिए हमें किन किन चीजों को असेस करना है? पहला पॉइंट है ब्रीदिंग वेल, अच्छे से सांस ले रहा है। तो आपको, अगर बच्चा का जन्म हुआ और वो अच्छे से क्राई कर रहा है, रेगुलर क्राई कर रहा है, और या फिर अगर अपन काउंट करें तो आपका 40 to 60 पर मिनट हम लोग नॉर्मल मानते हैं, तो अगर वो उसी कैटेगरी उस रेंज में है तो ब्रीदिंग वेल। नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। गैस्पिंग, सांस लेते हैं जैसे गैस्पिंग में होता है कि बहुत जोर से एक गैप आया ब्रीथ का, तो अगर वो इस तरह से है तो आप यस, और नहीं है तो आप नो पे टिक करेंगे। रेस्पिरेटरी रेट की अगर हम बात करें तो 20 से अगर कम है तो डेफिनेटली इमरजेंसी केयर की जरूरत है, चूंकि इस केस में नहीं है तो नो। पेल और कोल्ड, आपको बच्चा हल्का सा पीला सा या ठंडा सा नजर आ रहा है तो फिर आप नो पे जाएंगे, यस पे जाएंगे। मेरे केस में नहीं था तो हमने नो इसमें डाल दिया है। हार्ट रेट अगर 180 से ज्यादा है या 100 से कम है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 100 से लेकर 180 तक की हम रेंज को नॉर्मल मान रहे हैं। तो अगर 100 से कम है तो भी यस हम कर देंगे, 180 से ज्यादा है तो भी हम यस कर देंगे। इस बेबी एक्सट्रीमली लेथार्जिक, बेबी बहुत ज्यादा लेथार्जिक है तो यस। लेथार्जिक में क्या होता है ना कि बच्चा, आप इतना सुस्त होता है कि आप बच्चे को बोलते हो, आप उसके टैप करते हो चीक्स पे, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो ऐसे में अगर होगा तो यस, नहीं तो नो। ग्लूकोज टेस्ट स्ट्रिप, अगर आपने टेस्ट किया और वो लेस देन 2.5 मिलीमोल पर लीटर आ रहा है तो आप उसको यस कर दीजिए, नहीं तो नो। इन माय केस ये सारी चीजें निल थी, तो इसे केयर की, स्पेशल केयर की कोई आवश्यकता नहीं है। जो जनरल केयर होती है वो जनरल केयर इसकी हम करेंगे। अ, अगर इसमें से कोई भी एबनॉर्मेलिटी होती है तो उस हिसाब से हमें केयर करनी होती है। लाइक अगर ब्रीदिंग वेल प्रॉपरली ब्रीद नहीं कर रहा है, उसका रेस्पिरेटरी रेट कम आ रहा है, तो किसी भी केस में हमें जो है एनबीआर करना पड़ेगा। एनबीआर आप लोग जानते ही होंगे, न्यू बॉर्न रिससिटेशन। तो वहां पे हमें न्यू बॉर्न रिससिटेशन करने की जरूरत है। अन्यथा अगर ये सारी चीजें नो है तो हमें जनरल केयर करनी है, जो नॉर्मल केयर की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो असेस फॉर प्रायोरिटी साइंस, एपनिया एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। हम लोग ब्रीदिंग पैटर्न चेक कर रहे हैं तो सेंट्रल साइनोसिस है या नहीं है। सेंट्रल साइनोसिस में क्या होगा कि जब हम बच्चे के बॉडी का कलर देखेंगे तो स्पेशली जब पाम एंड सोल, ये दोनों अगर ब्लू हैं दैट मीन्स साइनोसिस प्रेजेंट है। और या फिर पूरी बॉडी ब्लू हो रही है तो ये हम चेक करेंगे। आपके केस में अगर है तो यस, नहीं है तो नो पे आप टिक करने वाले हैं। एपनिया, एपनिया मतलब होता है कि आपका ब्रीदिंग, बच्चा ब्रीद नहीं कर रहा है, एब्सेंट है, तो आपका यस होगा, अदरवाइज नो पे। फास्ट ब्रीदिंग यानी बच्चा फास्ट ब्रीद कर रहा है। फास्ट ब्रीद में हम लोग 60 से ऊपर की बात कर रहे हैं। अगर 60 पर मिनट से ज्यादा वो ब्रीद कर रहा है, इसका मतलब न्यूमोनिया भी हो सकता है। तो ऐसे केस में आप यस डाल दीजिए, अगर नहीं है तो नो।
रेस्पिरेटरी रेट कितनी है, जैसे मेरे केस में 50 पर मिनट थी, तो इट्स नॉर्मल। तो वो आप लिख देंगे, बच्चे की असेस करेंगे। चेस्ट का ऊपर होना फिर नीचे होना, ये पूरा एक रेस्पिरेशन रेट माना जाता है, तो उस तरह से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। सीवियर चेस्ट इनड्राइंग प्रेजेंट है तो यस, नहीं है तो नो। सीवियर चेस्ट इनड्राइंग इज द साइन ऑफ न्यूमोनिया, तो ये आप याद रखें कि अगर चेस्ट इनड्राइंग है तो फिर उसको निमोनिया यानी रेस्पिरेटरी या ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। ग्रंटिंग, ग्रंटिंग जो है उसमें ब्रीद करते वक्त जब साउंड अगर आपको लग रहा है कि है तो यस, और नहीं है तो नो। तो अगर इस केस में भी ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे आपको करना क्या है, एज अ नर्सिंग पर्सनल हमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, देन मे बी कुछ रेफरल्स करने हो या जो डॉक्टर्स ने कुछ प्रिस्क्राइब किया हो वो मेडिकेशंस देनी होती हैं। असेस फॉर अदर प्रायोरिटी साइन, तो कुछ साइंस ऐसे हैं जो हम जिन्हें हम प्रायोरिटी में रखते हैं। जैसे सबसे पहले हमने टेम्परेचर चेक किया, तो टेम्परेचर कितना है, तो ये 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, नॉर्मल रेंज है। अगर एबनॉर्मल होती है, लाइक इससे कम होती है, कम उसमें जा रहा है, तो डेफिनेटली हाइपोथर्मिया है, तो ऐसे में आपको कंगारू मदर केयर देनी है। इसी तरह से बर्थ वेट की बात करें तो ये 3 kg है, 3 kg हम लोग नॉर्मल मानते हैं। 2.5 किलो तक का भी इंडिया में अगर हम बात करें तो बर्थ वेट इज कंसिडर्ड नॉर्मल। उससे कम है तो फिर हमें कुछ एक्शंस लेने होंगे, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग। जॉइंडिस, जॉइंडिस में उसके पीलिया आपके एक तो आंखों में नजर आएगा, आपके बच्चे के फॉरहेड पे, स्पेशली न्यूबॉर्न के फॉरहेड पे सबसे पहले नजर आते हैं, तो अगर नजर आ रहा नहीं है अदरवाइज नो। वो भी अगर है तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन होने वाले हैं आगे कंफर्म करने के लिए, और बाकी जो मेन इसका ट्रीटमेंट है वो है फोटोथेरेपी, तो वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इंक्रीज्ड टोन, बच्चे की टोन इंक्रीज हो गई है या बच्चे की टोन डिक्रीज हो गई है, बोथ द थिंग इज एक्चुअली होता क्या है कि बच्चा बहुत एक्टिव स्टेज में होता है, तो बच्चे के जो हैंड्स और लेग है वो दोनों जो है मूव करते हुए रहेंगे। तो इंक्रीज टोन ठीक है, टोन डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। डिक्रीज टोन ये शो करता है कि बच्चे की मसल टोन प्रॉपर नहीं है। उसके लिए अगर हम देखें तो अबगार स्कोरिंग जब हम करते थे तो उसमें भी हम लोग कुछ 5 चीजें असेस करते हैं, तो उसमें भी हमारा मसल टोन आता है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्किंग होती है। तो अगर मसल टोन कम है तो भी हमें कुछ एक्शन लेना है। इरेगुलर जर्की मूवमेंट्स, मतलब बच्चा अपने दोनों हाथों पैरों को एकदम से झटके से फेंक रहा है, तो ये भी एक एबनॉर्मल वो है, स्पेशली कि ब्रेन में या आपकी नर्व कंडक्शन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो भी अगर आपको असेस लगता है कि है तो यस, अदरवाइज रिड्यूस्ड एक्टिविटी, बच्चा बिल्कुल सूपी सा पड़ा हुआ है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, या फिर बच्चा अच्छे से एक्टिविटी कर रहा है, तो अगर रिड्यूस्ड एक्टिविटी है तो आप उस पर यस पे टिक करेंगे। लेथार्जिक और अनकॉन्शियसनेस, मैंने आपको बताया अनकॉन्शियसनेस में तो क्या होता है कि बच्चा बिल्कुल बेहोश सा ही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। बाकी लिथार्जी में क्या होता है, लिथार्जी में आप बच्चे की आंखें खुली हुई है, आप उसके उसे आवाज लगा रहे हैं, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, आप उसके चीक्स पे बैठ कर रहे हो, टैपिंग कर रहे हो, वो किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो अगर लिथार्जी है तो ये डेंजर साइन के अंदर माना जाता है। तो अगर है तो यस, नहीं तो नो। बल्गिंग फॉन्टेनेल, बल्गिंग फॉन्टेनेल में क्या करना होता है, आपके दो फॉन्टेनेल हैं न्यूबॉर्न बेबी के, अगर हम स्कल की बात करें, एंटीरियर फॉन्टेनेल एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनेल। आपका जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है वो थोड़ा सा लार्ज होता है, तो हमें करना क्या है, हल्का सा हमारे जो स्पेशली पामर सरफेस को फॉन्टेनेल पे टच करना है। अगर फॉन्टेनेल बल्ग आ रहे हैं यानी फूले हुए आ रहे हैं, आपको लग रहा है थोड़ा सा बल्ग कर रहा है, इट मीन्स उसके इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज है, उसके नर्व में, उसके ब्रेन में कोई इशू हो सकता है, तो अगर वो नजर आता है तो ये। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, आपको लग रहा है कि पेट बहुत ज्यादा फूला हुआ है, देन यस। बाइल स्टेंट वॉमिटिंग, अब ये बाइल स्टेंट वॉमिटिंग क्या होती है, देखिए नॉर्मली अगर हम बात करें तो बच्चा लाइक फीड करता है और वॉमिट करता है, तो जब बच्चा नॉर्मली फीड करता है और वॉमिट करता है तो नॉर्मल वॉमिट में क्या होता है, कर्ड ऐसा लगता है जैसे कोई दही निकालो, हम लोग बोलते हैं नॉर्मल उसमें, तो कर्ड लाइक प्रेजेंस होती है, दैट्स नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर वॉमिट हुई और वो येलो कलर की हुई है, इसका मतलब है कि बाइल स्टैंड वॉमिटिंग है, तो पाइलोरिक स्टीनोसिस और बहुत सारे कॉन्जेनिटल एनोमलीज के चांसेस होते हैं। तो दीज ऑल आर द साइन, जो आपको ये सारे दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे वो साइन हैं जिसको देखकर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ बच्चे को कुछ केयर की आवश्यकता है या नहीं है। तो इन माय केस लाइक एवरीथिंग वाज नॉर्मल, तो यहाँ पे मेरे को कोई केयर की जरूरत लगी नहीं, जो जनरल केयर है हम वो करेंगे। यहाँ हाँ, यू कैन राइट कि जनरल केयर।
उसके बाद नेक्स्ट पेज आपका आता है एसेस फॉर बर्थ इंजरी, मालफॉर्मेशन, लोकल इन्फेक्शन। तो जब भी हम न्यूबॉर्न केयर की बात करते हैं तो हम लोग ये बात करते हैं कि भाई बच्चे का होने के बाद में हमें हेड टू टू इंस्पेक्शन करना चाहिए कि बच्चे में किसी तरह की जन्मजात विकृति तो नहीं है। क्योंकि अगर कोई कॉन्जेनाइटल एनॉमली है तो फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं कि टाइमली उसको अगर डायग्नोज कर लेंगे तो टाइमली ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है और जितना जल्दी होगा बच्चा वापस जो है नॉर्मल कंडीशन में आ सकता है। तो यहाँ हमने हेड सर्कम्फेरेंस लिया तो वो 32 सेंटीमीटर था, 32 से 33 लगभग नॉर्मल है आपका सर्कम्फेरेंस। स्वेलिंग ऑफ स्कैल्प, आपको स्कैल्प में कोई स्वेलिंग नजर आ रही है देन यू विल टेक द यस, क्योंकि नहीं थी तो नो हो गया। अनयूजुअल अपीयरेंस, मतलब आपको कुछ भी असामान्य नजर आ रहा है बच्चे के अंदर तो आप इसको यस करेंगे। क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, आपने बच्चे का होठ देखा, अगर आपको सिर्फ होठ कटा हुआ नजर आ रहा है देन इट इज क्लेफ्ट लिप। और अगर लिप के साथ आपको पूरा पैलेट यानी अंदर का तलवा भी कटा हुआ नजर आ रहा है देन इट इज क्लेफ्ट पैलेट। तो अगर ऐसा कुछ है देन यू कैन राइट यस, जैसे मेरे केस में ये था तो मैंने यहाँ पे नो पे क्लिक किया है। आईज हमें चेक करनी है, आईज में हमें देखना होता है कि पस तो ड्रेन नहीं कर रहा है, पस होता है येलो कलर का। तो नॉर्मली आप भी जानते हैं कि आईज से किसी भी तरह का डिस्चार्ज नहीं निकलना चाहिए अगर नॉर्मली कोई इन्फेक्शन नहीं है। और अगर आईज में किसी तरह का इन्फेक्शन है तो डिस्चार्जेस भी आएंगे और स्पेशली पस जो है वो प्रेजेंस होती है तो वो शो करता है कि हाँ आईज इन्फेक्टेड है। तो यहाँ पे है तो यस, नहीं तो नो। रेड और swollen eyelid, सब कंजक्टाइवल हेमरेज, समटाइम्स ड्यूरिंग लेबर अगर एक्सीडेंटल कुछ इस तरह से हेमरेज हो जाए या कई बार कंजनाइटल भी एट बर्थ आपको नजर आता है कि जो बच्चे की आईलिड होती है वो रेड होती है, स्वोलन होती है या फिर उसके कंजक्टिवा के नीचे हेमरेज होता है तो उस वजह से बिल्कुल रेड आपको आई नजर आएगी। अगर ऐसा है तो यस, अदरवाइज नो। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने के लिए आपको बच्चे को प्रोन पोजीशन में लेटाना होगा और आप बच्चे की बैक देखते हैं तो बैक में होता क्या है, हमें भी पता है कि हमारे वर्टिब्राज है नॉर्मल, बिल्कुल सीधी आपकी बैक नजर आती है तो बैक में से कुछ प्रोट्रूड हो रहा है यानी बाहर की ओर निकल रहा है, इट मीन्स उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। तो अगर है तो है यस और अगर नहीं है तो नो। उसके बाद गैस्ट्रोस्काइसिस या ओम्फेलोसील या गैस्ट्रोक्सिस जो भी इस तरह की अगर एनॉमली होगा तो आपको पेट में लाइक अम्लाइकल कोड जो आपका अम्लाइकस है बेबी का वहां पे आपको एक एबनॉर्मल सी ग्रोथ नजर आएगी, एक प्रोट्रूजन नजर आएगा। तो अगर है तो यस, नहीं तो नो। इम्परफोरेट एनस के लिए आपको क्या करना है, या तो माँ कंप्लेन करेगी कि जो बच्चा है वो स्टूल पास नहीं कर रहा है या फिर आप कैथेटर सॉरी हाँ कैथेटर भी आप इंसर्ट करके देख सकते हैं एनएस के अंदर। तो अगर आपको लगता है कि वो आगे नहीं जा रहा है इसका मतलब एनएस इम्परफोरेट है तो इसकी भी सर्जरी होती है। तो देखिए सारी कॉन्जेनिटल एनोमली के पीछे एक ही चीज है कि जितना जल्दी आप डायग्नोस करेंगे उतना जल्दी इसका ट्रीटमेंट संभव है। तो इम्परफोरेट एनएस प्रेजेंट है देन यस। पस्ट्यूल या रैशेस, पस्ट्यूल या रैशेस, तो रैशेस हम लोग जानते हैं अगर स्किन में दाने हो रहे हैं देन प्रेजेंट है तो यस। और पस्ट्यूल मतलब कि फोड़े, अब फोड़े आपने देखे होंगे जो उसमें क्या होता है कि पस निकल रहा होता है तो अगर ऐसा कुछ स्किन में आपको नजर आता है देन यस, इन माय केस हाँ नहीं तो नो था। अम्लाइकस रेड या पस, क्या होता है कि जब अम्लाइकल आपने कोड कट किया है तो वो जो स्टंप रहता है तो हम बोलते हैं कि स्टंप को हमेशा ड्राई रखना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है मदर केयर नहीं करती है प्रॉपरली, वो गीला है तो उस तरह से इन्फेक्शन हो सकता है तो अम्लाइकस रेड हो जाती है या पस निकलने लगता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो यस, नहीं है तो नो। एबनॉर्मल पोजीशन, तो पोजीशन हम जानते हैं बच्चे की नॉर्मल पोजीशन होती है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन मतलब होता है कि बच्चा जो है उसके दोनों हाथ मुड़े हुए हैं, दोनों पैर मुड़े हुए हैं और ये नॉर्मल पोजीशन है। तो रिमेंबर अगर बच्चा एकदम रिलैक्स रख पड़ा हुआ है यानी या लेटा हुआ है उसके दोनों हाथ और पैर रिलैक्स, इट मींस दिस इज एन एबनॉर्मल पोजीशन। तो अगर ऐसा नजर आता है तो आप यस पे टिक करेंगे। असिमेट्रिक मूवमेंट, असिमेट्रिक मूवमेंट मतलब एक्चुअली क्या होता है कि जब बच्चा ना मूव करता है ना तो वो उसके चारों लिम्स एक साथ मूव करता है, हाथ पैर सारे एक साथ मूव कर रहे होते हैं। अगर आपको लगे कि ओनली वन लेग इज मूविंग, दूसरा लेग जो है वो चुपचाप पड़ा हुआ है उसमें कोई मूवमेंट्स नजर नहीं आ रहा है या हाथों में नहीं नजर आ रहा है, देन दिस इज असिमेट्रिक मूवमेंट्स। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको यस पे टिक करेंगे। क्राइज व्हेन लिम्ब टच्ड, अगर बच्चे के लिम्ब को टच किया तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, इफ यू आर टचिंग द लिम्ब देयर शुड नॉट बी एनी पेन, या बेबी क्राई नहीं करेगा क्योंकि लिम्ब में ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन अगर हाँ वो टच करने पे क्राई कर रहा है इट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम। तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। क्लब फुट, क्लब फुट में क्या होता है बच्चे के पैर मुड़े हुए होते हैं, अगर आपने देखा हो तो बच्चे के आप नॉर्मल पैर तो आप जानते ही हैं जैसे हमारे हैं, तो क्लब फुट में क्या होगा पैर मुड़े हुए टेढ़े से नजर आएंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है देन यस, नहीं तो
नहीं। एक्स्ट्रा डिजिट में हम लोग फिंगर काउंट करते हैं, टोज काउंट करते हैं, तो अगर टोज वही जो जैसे 5 हमारे उंगल हाथों में 5-5 और 5-5 पैरों में होने चाहिए, अगर आपको कहीं भी एक्स्ट्रा डिजिट नजर आती है देन यू विल राइट यस। स्वोलन लिम्ब और जॉइंट, तो अगर आपके बच्चे के जॉइंट में या उसके पैरों में या हाथों में कहीं भी किसी भी तरह की स्वेलिंग है देन यू विल टिक द यस। तो ये असेसमेंट हमारा हुआ बर्थ इंजरीज, मालफॉर्मेशन एंड लोकल इन्फेक्शन के लिए। तो अभी हम लोग असेस करेंगे, असेस रिस्क फैक्टर्स एंड स्पेशल ट्रीटमेंट नीड। तो इसमें हम लोग क्या असेस करते हैं कि जो न्यूबॉर्न है उसको किसी भी तरह के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो कहीं प्रेजेंट तो नहीं है ना, या स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत तो नहीं है ना। जैसे कौन से बच्चे रिस्क में माने जाते हैं, जिनकी मदर को डायबिटीज हो। तो अगर मदर को डायबिटीज है देन आप यस पे टिक करेंगे। बेबी 4 किलो से ज्यादा का है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है तो यस, नहीं तो नो। इन माय केस इट वाज पॉजिटिव, तो मैंने नो पे क्लिक किया है। ब्लड ग्रुप इंपॉर्टेंट है, आप भी जानते होंगे जब RH नेगेटिव मदर होती है तो फर्स्ट बेबी की डिलीवरी तो आसान होती है, लेकिन सेकंड की में हम लोग एक टर्म होती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होने का डर रहता है। तो वो हमें देखना है। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जब डिलीवरी हुई थी तो क्या माँ की मेम्ब्रेन रप्चर होने में 18 घंटे से ज्यादा का समय लगा था? इट वॉज प्रोलॉन्ग्ड लेबर। तो ऐसे में बच्चे को स्पाइसिया होने का डर रहता है, इसलिए हम ये भी चीज देखेंगे। तो अगर हुआ है तो यस, नहीं तो नो। क्योंकि नो है तो कोई रिस्क फैक्टर है ही नहीं। मैटरनल फीवर, अगर माँ को फीवर है इट मीन्स माँ को इन्फेक्शन है, तो अगर है तो यस, नहीं तो नो। ऑफेंसिव लिकर, जो एमनियोटिक फ्लूइड निकला, क्या उसमें से स्मेल आ रही थी? अगर थी इट मीन्स देयर इज सम रिस्क। न्यूबॉर्न में भी वो चीज हो सकती है, रिस्क बढ़ जाती है इस तरह से। तो अगर यस है देन यस पे टिक करेंगे, नहीं तो नो पे। अबगार स्कोरिंग, अबगार स्कोरिंग में 5 चीजें हम लोग देखते हैं। एक हम 1 मिनट पे करते हैं और एक हम टेस्ट करते हैं 5 मिनट पे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कोरिंग होती है वो 5 मिनट की आपकी होती है, क्योंकि होता क्या है, बच्चा डिलीवर होता है तो एकदम से आता है, तो हो सकता है कि 1 मिनट वाली अबगार स्कोरिंग एबनॉर्मल हो, बट हाँ 5 मिनट पे अगर स्कोरिंग 7 से नीचे जा रही है इट शुड बी बिटवीन 7 to 10। अगर 7 से नीचे जा रही है तो आप लिख देंगे यस, नहीं तो नहीं। ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। मदर का HIV स्टेटस, क्योंकि आजकल डिलीवरी के पहले सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं जिसमें आपका HIV, आपका हेपेटाइटिस बी, ये सारे टेस्ट होते हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा। आप टिकट देख लीजिएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। मदर हैज TB और हैज बीन ऑन TB ट्रीटमेंट विद इन द लास्ट 6 मंथ्स, अगर पिछले 6 महीनों के अंदर अंदर उनके TB का ट्रीटमेंट चल रहा है तो यस, नहीं तो नो। तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स। अगर ये सारी चीजें माँ में है, देखिए ये सारी चीजें लगभग माँ की, एक बच्चे का तो अबगार स्कोरिंग ही आपको मिलेगा। अगर ये सब है तो हाँ, बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो सकती है। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको इन्फॉर्म द डॉक्टर एंड जस्ट एडमिनिस्टर द ड्रग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। असेसमेंट ऑफ रिफ्लेक्सेस, ये जो असेसमेंट हम करते हैं ये क्यों करते हैं? ये करते हैं यह देखने के लिए कि क्या बच्चे का सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जी CNS, सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम सही काम करेगा तो ये सारे रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होंगे। जैसा पहला रिफ्लेक्स अगर हम देखें, सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है कि अगर बच्चे के मुंह में कुछ भी चीज आपने डाली तो वो उसे सक करने लगेगा। लाइक अगर माँ का निप्पल बच्चे के मुंह में जाएगा तो बच्चा सक करेगा। अगर कर रहा है देन इट इज प्रेजेंट, नहीं कर रहा है देन इट इज एब्सेंट। स्वेलोइंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, जैसे बच्चे ने सक कर लिया, अब मिल्क आया तो या तो बच्चा मिल्क को स्वेलो कर लेगा और नहीं तो बच्चा मुंह से उस दूध को निकाल देगा। अगर वो उसे निगल नहीं पा रहा है मतलब स्वेलिंग रिफ्लेक्स एब्सेंट है, और अगर निगल जाता है, पी जाता है, देन इट इज प्रेजेंट। ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स में क्या करना होता है कि बच्चे की आंखों के ऊपर अगर ब्राइट लाइट लगाई जाए, दी जाए हल्का सा, या फिर आप क्लैपिंग करते हैं या फिर आप टच करते हैं चीज को, तो बच्चा अपनी आंखों को ब्लिंक करता है, झपकाता है। अगर ऐसा है तो ये प्रेजेंट है। पामर ग्रास्प में बच्चे की पाम यानी हथेली में जब एक फिंगर टच करते हैं तो बच्चा अपनी मुट्ठियों को क्या करता है, बंद कर लेता है। और वो ग्रास्प इतना स्ट्रांग होता है कि बच्चा फिंगर से पूरी बॉडी को उठा सकते हैं अपन बच्चे की को। तो ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट। एंड मोरो रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स में क्या करना है, इसमें आपको बेबी को अपने हाथ में लेना है सुपाइन पोजीशन में, टेबल के जस्ट ऊपर हाइट पर। एंड आप इस तरह से हल्का सा जर्क देंगे, मतलब बच्चे को ऐसा एक्ट करेंगे कि हम छोड़ रहे हैं हाथों से। तो हल्का सा जैसे ही जर्क देंगे, छोड़ेंगे,
तो बच्चा क्या करेगा, अपने हाथों को फैला लेगा, उसकी जो फिंगर्स हैं उसकी फैनलिंग हो जाती है, तो इट मीन्स मोरो रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, और नहीं तो नहीं। तो ये सारे जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं, अगर ये सब प्रेजेंट है, इट मीन्स बच्चे का सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और अगर नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो अगर एब्सेंट होगा देन यू विल इन्फॉर्म द पीडियाट्रिशियन, आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद आता है फीडिंग पैटर्न। फीडिंग पैटर्न में हमें क्या असेस करना होता है, हमें असेस करना होता है ब्रेस्ट फीड अगर बच्चा ले रहा है तो वो आपने शुरू कब किया। तो जैसे कि हम बोलते हैं एज सून एज पॉसिबल। अब अगर बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है तब तो चलिए पॉसिबल है कि विद इन अ मिनट या विद इन अ हाफ एन आवर शुरू कर दिया। सिजेरियन है, नहीं कर पाए, या जो भी कंडीशन है, तो आपने जब भी शुरू किया माने वो आप यहाँ पे एंट्री कर देंगे। फीडिंग नॉर्मली उसमें आपको अटैचमेंट देखना है, सकिंग देखना है। तो अटैचमेंट कैसे देखते हैं, अटैचमेंट ऐसे देखते हैं कि जैसे बच्चे ने माँ का निपल जब मुंह में ले रखा है तो आपको देखना है कि जो अपर एरियोला है, अपर एरियोला जो है वो हल्का सा विजुअलाइज होना चाहिए। जैसे ये अगर निपल है तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये अपर एरियोला कहलाता है, और ये नीचे वाला कहलाता है लोअर एरियोला, जो डार्क पिगमेंटेड एरिया है। तो अटैचमेंट अगर अच्छा है तो हल्का सा अपर एरियोला विजुअलाइज होगा, लोअर एरियोला दिखाई नहीं देगा। तो ये चीज अगर है तो आप गुड अटैचमेंट लिख सकते हैं। चिन अगर उसकी टच हो रही है ब्रेस्ट के, इस तरह से दो तीन आपके तरीका है चेक करने का, तो अटैचमेंट देन गुड अटैचमेंट। और सकिंग अगर प्रॉपरली सक कर रहा है तो आप चेक कर रहे हैं, और उसमें अगर है तो यस, नहीं तो नो। फीड कोलोस्ट्रम, क्या उसे माँ को पहला दूध पिलाया गया, अगर पिलाया गया देन यस, नहीं पिलाया गया देन नो। फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, कितनी कितनी देर में ब्रेस्ट फीड कराई जा रही है, हम कहते हैं 24 घंटे में कम से कम 8 बार, यानी हर दो, वैसे जो कहा जाता है ना हर 2 घंटे में बच्चे को दूध पिलाना होता है। तो आप महिला जिस तरह से पिला रही है, जो उसका फ्रीक्वेंसी वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर एक्सक्रीटरी पैटर्न, एक्सक्रीटरी पैटर्न में बच्चे ने क्या एक्सक्रीट आउट किया है, जैसे मिकोनियम कहीं पहले ही पास कर दिया था, अगर कर दिया था तो यस, नहीं किया नो। यूरिनेशन, बच्चा ने यूरिनेशन यानी यूरिन पास किया भी है या नहीं किया, किया है तो यस, नहीं तो नो। बॉवल मूवमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे हम स्टूल की बात कर रहे हैं, फीसेस की बात कर रहे हैं, तो भाई बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है या नॉर्मल है, तो वो आपको स्टूल देखने पे पता चल जाएगा, नॉर्मल होगा तो नॉर्मल। तो ये सब हमने असेस किया न्यूबॉर्न में। उसके बाद हम आते हैं क्लिनिकल चार्ट पे। तो क्लिनिकल चार्ट ऑफ न्यूबॉर्न इज जस्ट लाइक जो हमने एंटीनेटल में भी एंट्री की है, सेम उसी तरह से चार्ट है। आपको यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हमको डेट की एंट्री करनी है, भाई कब आप इस एंट्री कर रहे हैं चार्ट की। यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है एम पी एम, एम पी एम। तो लाइक जैसे मैंने एंट्री की है 10 बजे, 10 बजे मैंने एंट्री करी और उसका जो टेम्परेचर था 96.5 था, तो मैं डॉट लगा सकती हूँ। अगर आप डॉट नहीं लगाना चाहते देन इस ब्लॉक में आप टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ये इतना बड़ा जो ब्लॉक बना हुआ है इसमें आप टेम्परेचर लिख सकते हैं। सेम उसके बाद हार्ट रेट लिखनी है, तो आप बच्चे की फीटल हार्ट रेट मेजर कर लेंगे स्टेथोस्कोप यूज करके, पल्स रेट के थ्रू भी। रेस्पिरेशन आप मेजर कर सकते हैं, वेट आप मेजर कर सकते हैं, यूरिन अगर आपको लगता है कि हाँ नॉर्मल है, या आपको लगता है कि यूरिनेशन कम जा रहा है, तो जो भी कंडीशन होगी नॉर्मल है तो एन, स्टूल पास कर रहा है नहीं कर रहा है एन, नॉर्मल है तो। वेट जो है, वेट बार बार लेने की जरूरत नहीं है, हर 4 घंटे के अंदर आप एक बार जो उसका वेट आ रहा है वो यहाँ पे लिख दीजिए। फिर उसके बाद वॉमिट अगर की है तो टिक लगा दें, नहीं की तो आप क्रॉस लगा दें। जॉइंडिस आपको नजर नहीं आ रहा है तो क्रॉस लगा दें, आ रहा है तो टिक कर दें। टोटल इनटेक एंड आउटपुट, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंटेड है कि भाई इतना एमएल या इतना इसको दिया गया है, देन यू कैन राइट, और अगर नहीं भी है तो आप इस वाले दोनों हिस्सों को खाली छोड़ सकते हैं। तो ये एंट्री जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग होगी, ऊपर सारे टाइम लिखे हुए हैं। उसके बाद कंडीशन ऑफ मदर ऑन डिस्चार्ज, फेयर, पुअर, इंडिफरेंट। डिस्चार्ज के वक्त अगर माँ अच्छी आपको लग रही है कंडीशन तो फेयर पे, और आपको लग रहा है कि नहीं है सही तो पुअर पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंडीशन ऑफ चाइल्ड, इसी तरह से बच्चे की कंडीशन क्या है डिस्चार्ज के वक्त, अगर आपको लगता है कि सही है देन फेयर, पुअर, और अगर आप नहीं पता कर पा रहे हैं तो आप इंडिफरेंट पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट है, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर है, जिसके अंडर में आप ये सारा प्रोसीजर सीख रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यू बॉर्न केयर असेसमेंट। तो इसके बाद जो हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और बच रहा है केसबुक का, वो है पोस्ट नेटल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड। पोस्ट नेटल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड आप ये देखेंगे शुरू से जब भी हम केसबुक भर रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन कॉमन है।
लाइक हमने एंटीनेटल में भी भरा, हमने कंडक्शन ऑफ डिलीवरी में भी भरा है, सेम टू सेम पोस्टनेटल में है। वो सारी इंफॉर्मेशन ये है आपकी। लाइक नेम ऑफ हॉस्पिटल क्या है, नेम ऑफ हॉस्पिटल जहां भी डिलीवरी हुई है। और आप अगर पोस्टनेटल मदर की बात करें तो आप जहां भी ये चीज एग्जामिनेशन कर रहे हैं उस हॉस्पिटल का नाम लिख दें। डेट एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे महिला का रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा प्रेगनेंसी का वो आपको लिखना है। आईपीडी नंबर, आईपीडी नंबर मैंने आपको पहले भी बताया, अगर महिला एडमिट होती है तो इन पेशेंट डिपार्टमेंट एडमिशन का एक नंबर दिया जाता है, वो नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेम ऑफ एंटीनेटल मदर, माँ का आप नाम लिखेंगे। ऑक्यूपेशन, माँ का ही ऑक्यूपेशन लिखना है, लाइक वो हाउसवाइफ है, उसकी उम्र लिखनी है, 30 साल है, डाइट वेजिटेरियन है, एंड एजुकेशन में जैसे बीएससी बीएड कर रखा था, जो भी आपको एजुकेशन मिलती है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। नेम ऑफ हस्बैंड लिख दिया आपने, एज लिख दी आपने, ऑक्यूपेशन लिख दिया, उनकी डाइट लिख दी और उनका एजुकेशन लिख दिया। सेम चीज हम 3 बार एंट्री कर चुके हैं। इसी तरह से ग्रेविडा पेरा भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ग्रेविडा में कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है वो लिखना है। इवन जो अभी वाली प्रेगनेंसी है वो भी आपको लिखनी है। टी इज टर्म बर्थ, जन्म से समय से जन्मे बच्चे। तो चूंकि ये तो इसकी पहली प्रेगनेंसी है तो अभी तक तो कोई बच्चा ऐसा जन्म हुआ नहीं है, तो टर्म बर्थ हमने जीरो कर दिया। प्री टर्म बर्थ मेरा जीरो है, अबॉर्शन जीरो है, लिविंग चिल्ड्रन जीरो है। नेक्स्ट वी कम टू द एलएमपी। एलएमपी ईडीडी भी हम लोग पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एलएमपी आपको महिला से पूछ के लिखनी है। जैसे इसकी थी 8 अक्टूबर 2022। करना क्या है, 9 महीने 7 दिन ईडीडी आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये जरा एंट्री आप लोग ध्यान से करें, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हम जब लोग ईडीडी भरने लगते हैं तो कई बार दूसरे केस बुक से उठा के हम लोग ईडीडी भर देते हैं, तो हमें फॉर्मूला तक पता नहीं होता और ये एंट्री हमारी गलत हो जाती है। तो इसका ध्यान रखें। एलएमपी में 9 मंथ एंड 7 डेज जो है वो इसके अंदर ऐड करने हैं। नेक्स्ट कम टू द एड्रेस, महिला का एड्रेस लिखेंगे। डेट ऑफ एडमिशन, किस दिन भर्ती हुई थी वो डेट आपने यहाँ लिखी। डेट ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी किस तारीख को हुई थी वो डेट आपको यहाँ डालनी है। नंबर ऑफ पोस्ट नेटल डेज, आप जानते हैं कि अगर वेजाइनल डिलीवरी होगी तो 72 घंटे तक आप महिला को जो है एडमिट रखते हैं। तो आप जिस दिन एग्जामिनेशन करने गए वो उसका कौन सा दिन था, पहला था, दूसरा था, तीसरा था, तो जो भी होगा वो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। नेक्स्ट में आता है प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, जस्ट सेम लाइक कंडक्शन ऑफ डिलीवरी, उसमें भी हमने ये हिस्ट्री भरी थी। तो वही वही सारी चीजें हैं। एक सेक्शन मदर का है ये वाला पूरा, और इधर का सारा सेक्शन बच्चे का है। मदर के में अब चूंकि ये मेरा इसकी जो प्रेगनेंसी है पहली है, तो ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री के नाम पे इसका कुछ है ही नहीं, तो मैंने यहाँ पूरे ब्लॉक में इस तरह से क्रॉस लगा के या यहाँ से इस तरह से लाइन खींच के नील लिख देना है। आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। और अगर हिस्ट्री है तो जैसे समझ लीजिए चौथे नंबर की प्रेगनेंसी है, तो पिछले 3 की हिस्ट्री आप लिखेंगे, तो यहाँ नंबर 1 डाल दीजिए, यहाँ नंबर 2 डाल दीजिए और यहाँ नंबर ये इस तरह से 3 डाल दीजिए। पहले में पहली प्रेगनेंसी में जो भी इंफॉर्मेशन उसकी है वो इस डब्बे में लिखेंगे। सेकंड में सेकंड प्रेगनेंसी की सारी इंफॉर्मेशन इस ब्लॉक में आएगी और थर्ड की इसमें आएगी। अब इंफॉर्मेशन क्या लिखनी है, डेट ऑफ डिलीवरी, कितनी तारीख को डिलीवरी हुई, फुल टर्म हुई कि प्री मैच्योर हुई है। फुल टर्म हुई है तो फुल टर्म लिख देंगे आप। नेचर ऑफ डिलीवरी, नॉर्मल है ऑब्स्टेट्रिकल है, तो अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है तो ठीक है। अगर हाँ फोर्सेप्स भी डिलीवरी हुई है या सिजेरियन हुई है, देन आप उसको ऑब्स्टेट्रिक के अंदर टिक करेंगे। नेचर ऑफ परप्यूरियम जो है नॉर्मल है एबनॉर्मल है, अगर उसको ब्लीडिंग हुई है या इन्फेक्शन हुआ है, पीपीएच हुई है या परप्यूरियम के दौरान कोई इन्फेक्शन होता है, सेप्सिस होता है, तो आप एबनॉर्मल में टिक करेंगे, नहीं तो आप नॉर्मल में करेंगे। अबॉर्शन, अबॉर्शन अगर हुआ है तो कौन सा है, स्पॉन्टेनियस इंड्यूस है, अगर हुआ है तो ठीक, नहीं हुआ है तो दोनों को क्रॉस कर देंगे। अब चाइल्ड वाले सेक्शन में आए तो चाइल्ड में हमने लिखा है अलाइव एंड स्टिल बोर्न। तो बच्चा या तो जीवित जन्म लेगा या फिर मृत होगा, तो अगर जीवित लिया देना अलाइव और मृत हुआ है तो स्टिल आप लिख दे। सेक्स में फीमेल या मेल है, इसकी एंट्री आप यहाँ कर दें। वेट एट बर्थ, तो जन्म के समय बच्चे का जो भी वजन है वो यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। डेवलपमेंटल माइलस्टोन, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि बच्चे के जो माइलस्टोन होते हैं, जैसे समय से चलना शुरू किया, नहीं किया, बोलना नहीं शुरू किया, तो जो भी है अगर टाइम पे अचीव हो गए देन यू विल राइट अचीव्ड विद इन टाइम, और नहीं तो आप लिख देंगे डेवलपमेंटल माइलस्टोन वर डिले, वाज डिले। तो ये चीज आप यहाँ पे लिख देंगे। प्रेजेंस ऑफ एनोमलीज एट बर्थ, तो अभी अभी हमने पूरा एनोमली उसका असेस किया है, तो उसी तरह से पहले भी असेस किया होगा। तो चूंकि हम ये प्रीवियस की लिख रहे हैं तो पहला जो बच्चा था उसमें कोई एनोमली प्रेजेंट थी, अगर हुई होगी तो आप यहाँ वो उसकी एंट्री कर देंगे, और अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। तो इसके बाद हम चलेंगे मदर के टेम्परेचर पे।
तो चूंकि देखिए पोस्ट नटल मदर का असेसमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि पीपीएच है या सेप्सिस है, ये इस तरह की कॉम्प्लिकेशन है कि अगर टाइमली अगर पता चल जाती है तो हम मैनेज कर सकते हैं। तो उसको पता करने का तरीका है क्या, ये देखिए टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर असेस किया 37 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो भी आपका आ रहा है थर्मामीटर यूज करते हुए डिजिटल, और एक्जिला से हम टेम्परेचर लेंगे। ये याद रखिएगा अगर डिग्री सेंटीग्रेड में लिया तो डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट में लिखा है तो यूनिट सही लगाइएगा। उसके बाद पल्स की बात करें तो जो भी पल्स आ रही है पर मिनट आपने वो लिख दिया। रेस्पिरेशन जैसे 22 पर मिनट आ रही है वो मैंने यहाँ दिया है। ब्लड प्रेशर आपको नापना है सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों, तो वो मेरा आ रहा था 110 से 70 mmHg, वो मैंने यहाँ एंट्री किया है। ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट, अगर माँ टाइमली बच्चे को फीड नहीं कराती है तो ब्रेस्ट एनगोर्ज हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मिल्क एक्यूमुलेट होने के बाद ब्रेस्ट हैवी और उसमें फीवर आने का भी डर रहता है। तो माँ से आपको इतना सा पूछना है कि ब्रेस्ट भारी तो नहीं लग रहे हैं, हैवी तो नहीं लग रहे हैं, अगर नहीं है तो आप नो यहाँ पे लिख देंगे। यूटेराइन इन्वोल्यूशन चूंकि अभी स्टार्ट एकदम इन्वोल्यूशन तो स्टार्ट हो जाता है क्योंकि बेबी निकल चुका है, तो यूट्रस धीरे धीरे अपनी पोजीशन में जाएगा लेकिन वो स्लो ही होगा। तो इसे आप खाली भी छोड़ दे तो ठीक है क्योंकि माँ जब एडमिट होती है तो शुरू के 3 दिन इन्वोल्यूशन अभी कोई प्रॉपर इस तरह से होता नहीं है। बॉवल मूवमेंट की अगर हम बात करें देन यू कैन राइट नॉर्मल है, कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है। इसी तरह से ब्लेडर मूवमेंट, यूरिनरी सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। अगर आपको लगता है माँ से आपने पूछा भाई यूरिन पास कर रही हो, उसने कहा नहीं कर रही हूँ, तो रिटेंशन ऑफ यूरिन लिख दीजिए। वो कह रही है कि मेरा तो यूरिन पे कंट्रोल ही नहीं है, तो फिर आप इसको इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन लिख दीजिए, और अगर वो कह रही है नहीं नॉर्मल है तो आप नॉर्मल लिख दीजिए। फिर हम आते हैं लोकिया पर। तो लोकिया मैंने आपको पहले भी बताया कि शुरुआती 3 से 4 दिन 5 दिन तक भी जो है महिला के जो डिस्चार्ज निकलता है वेजाइना से वो रेड कलर का होता है, तो उसे हम लोकिया रुब्रा कहते हैं। तो वहां पे हम लोग रुब्रा की एंट्री कर देंगे। फिर आता है एपिसियोटमी। अगर एपिसियोटमी की गई थी देन प्रेजेंट, नहीं की गई थी देन एब्सेंट। फिर केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी में आपने क्या किया था, आइडेंटिटी लेवल अटैच किया था, विटामिन के 1 mg इंजेक्शन IM इज एडमिनिस्टर्ड, ये हमें काम करना है। तो ये हम लिखेंगे इसमें। बेबी का टेम्परेचर, कलर, ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट, मसल टोन एंड रिफ्लेक्स रिलेटिबिलिटी, यानी हम बात कर रहे हैं अपगार स्कोर की। तो यहाँ पे बच्चे का अपगार स्कोर हमने नोट किया है। और उसके बाद बेबी का कोड इज चेक्ड फॉर ब्लीडिंग, बेबी की कोड चेक करनी है ब्लीडिंग के लिए। एक्चुअली ये क्या है, ये इमीडिएट केयर है एक तरीके से देखा जाए तो। जब हमारे पास बेबी और फर्स्ट डे ही है तो हम लोग ये सारी चीजें उसके बेबी की केयर में करेंगे। मदर की अगर हम बात करें तो मदर में यू हैव टू क्लीन द पेरिनियल एरिया, माँ का पेरिनियल, या माँ को एडवाइस करेंगे कि अपने पेरिनियल एरिया को क्लीन रखे, सैनिटरी पैड अप्लाई करें, और मदर को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी एजुकेट करेंगे, काउंसिल करेंगे। उसके बाद हमारा क्लिनिकल चार्ट आता है। अब यहाँ पे चूंकि पोस्टनेटल जब हम बात करते हैं तो हमें क्लिनिकल चार्ट दोनों का बनाना पड़ेगा, मदर का भी और न्यूबॉर्न का भी। तो ये आप देखें ऊपर क्लियर क्लियर लिखा है पोस्टनेटल मदर। तो ये हम मदर की बात कर रहे हैं। करना क्या है, जो हम पिछले 3 एंट्रीज में कर रहे हैं, बार बार सेम चीज कर रहे हैं, डेट लिख रहे हैं, टाइम है, मैंने आपको पहले भी बताया। समझ लीजिए मैंने 10 बजे टेम्परेचर लिया और टेम्परेचर मेरा आ रहा है 98, तो जरूरी नहीं है मैं यहाँ 98 पे डॉट लगाऊं, मैं यहाँ पे 98 ब्लॉक में लिख भी सकती हूँ। फिर क्या करना है, पल्स रेट लिखनी है। पल्स रेट मैंने लिख दिया 80 पर मिनट। रेस्पिरेशन मेरी 16 आ रही थी, मैं लिखा 16 पर मिनट। ब्लड प्रेशर के 2 बने हुए हैं, उसमें पहले आप सिस्टोलिक फिर डायस्टोलिक लिख दीजिए। यूरिन, बाउल मूवमेंट, वेट, डाइट, ये सब वैसे ही लिखना है जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, कुछ भी नया नहीं है। डाइट में मैंने आपको पहले भी बताया था, लाइक 10 बजे उसने दूध लिया तो आप दूध लिख दीजिए, 2 बजे आपने दलिया दिया, दलिया लिख दिया आपने, 6 बजे तो जो पॉसिबल है लिख सकते हैं तो आप लिखिए। लोकिया की अगर हम बात करें तो रुब्रा आएगा, ये आप याद रख लें कि शुरू के 3 से 4 दिन रुब्रा ही आने वाला है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लोकिया रुब्रा। कंडीशन ऑफ मदर ऑन डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज के वक्त अगर आपको महिला फेयर लग रही है फेयर, और कंडीशन ऑफ चाइल्ड ऑन डिस्चार्ज वो भी वही फेयर, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा है। अब आता है क्लिनिकल चार्ट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। तो न्यूबॉर्न बेबी का क्लिनिकल चार्ट सेम है, वही सारी चीजें एंट्री करनी है, वही टेम्परेचर है, वही हार्ट रेट है, वही रेस्पिरेशन है। वेट आपको बार बार हर 4 घंटे में मेजर करने की जरूरत नहीं है, आप 24 आवर्स में एक बार भी कर सकते हो। शुरुआती दिनों में वेट कम होगा, शुरुआती जो 8 से 10 दिन होते हैं बच्चा एडजस्ट होता है एनवायरनमेंट के प्रति, तो वेट कम होना है। यूरिन नॉर्मल है, स्टूल नॉर्मल पास कर रहा है नहीं कर रहा है,
वॉमिट हुई है तो वॉमिट के बारे में आप बता दीजिए, जॉन्डिस अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नील डाल दीजिए। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो आता है हेल्थ एजुकेशन का। इसको फिल करने में भी और इसको पेरेंट्स को बताने में, माँ को बताने के लिए भी आप बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। जैसे पहला पॉइंट आता है पर्सनल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन में आप ये एंट्री कर सकते हैं कि मदर इज आस्क्ड टू क्लीन हर पेरिनियल एरिया एंड मेक इट ड्राई। उसको बोलना है कि आप जितनी बार भी यूरिनेशन के लिए जाती हैं, डेफिकेशन के लिए जाती हैं, क्लीन द पेरिनियल एरिया, लेकिन उसको ड्राई रखना है। बीटाडीन सॉल्यूशन उसको जो दिया जाता है, यूज टू वॉश देम, तो उसे भी वो इस्तेमाल कर सकती है। और वॉश हैंड्स फ्रिक्वेंटली बिफोर हैंडलिंग बेबी। जब भी बच्चे को उठाए तो हाथ धोकर ही उसे हैंडल करना है। डेली शावर लेना है। क्लीन ब्रेस्ट बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के पहले ब्रेस्ट को क्लीन करना है। चेंज पैड्स, पैड फ्रिक्वेंटली, जो पैड्स हैं वो फ्रिक्वेंटली चेंज करना है, क्योंकि ब्लीडिंग रहेगी अभी शुरुआती दिनों में। डेली बाथ लेना है, वो हाइजीन के लिए बहुत जरूरी भी है। और क्लीन बेबीज स्टम्प एंड कीप इट ड्राई। बेबी का स्टम्प जो है वो क्लीन करना है, लेकिन उसे ड्राई रखना है। पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है, ऑयल लगाने की जरूरत नहीं, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप उसको ड्राई रखें। उसके बाद सेकंड अपन इसमें पॉइंट लेते हैं रेस्ट एंड स्लीप। तो रेस्ट एंड स्लीप में हम पोस्टनेटल मदर को एजुकेट करेंगे। नैप व्हेन योर बेबी नैप्स, मतलब जब भी आपका बेबी सो रहा है आप उसी वक्त अपनी नींद ले लीजिए। प्रायोरिटाइज स्लीप ओवर टास्क। टास्क के ऊपर आपको प्रायोरिटी देनी है स्लीप की, क्योंकि अगर रेस्ट एंड स्लीप प्रॉपर नहीं होगा तो महिला पोस्टनेटल डिप्रेशन में जा सकती है, पोस्टपार्टम ब्लूज में जा सकती है। तो एक ये काम आपको करना है, क्रिएट अ काम स्लीप एनवायरनमेंट, एक शांति भरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। लिमिट स्क्रीन टाइम, मोबाइल या टेलीविजन अगर वो देख रही है तो स्क्रीन टाइम को हमें लिमिट करना है। ये सारे जो है वो स्लीप में इंटरप्ट करते हैं। प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक। आप रिलैक्सेशन टेक्निक लाइक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, और डाइवर्जन थेरेपी लाइक बुक रीडिंग भी कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छी नींद आए। एंड स्लीप इन शिफ्ट। एक पोस्टनेटल मदर के लिए इट्स नॉट इजी टू टेक अ स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो 8 घंटे की लंबी नींद नहीं ले सकती है, तो जब भी बच्चा सोए उसे यही बताना है कि आप तभी सो जाएं। उसके बाद एक आपका आता है पोस्टनेटल एक्सरसाइजेज। पोस्टनेटल एक्सरसाइजेज में हम बताते हैं, अब चूंकि देखिए डिलीवरी अभी हुई है, तो शुरुआती टाइम में ना हम एकदम से हैवी एक्सरसाइज नहीं बताते हैं, हम बिल्कुल सिंपल, जैसे हमने एंटीनेटल एक्सरसाइजेज बताई थी लाइक वॉकिंग। एक हमने बताया स्टेशनरी साइकिलिंग, वो एक जो साइकिलिंग मशीन आती है, वो साइकिल स्टैंड पे होती है, आपको सिर्फ पैडलिंग करनी होती है, वो भी वेरी स्लो। पेल्विक फ्लोर मसल, उसमें आपकी केगल एक्सरसाइज आती है। उसमें आप क्या बोलते हो, आप पोस्टनेटल मदर को बोलते हो कि आपको यूरेथ्रा को स्क्वीज करना है, देन रिलैक्स करना है। शुरुआत आपने की, आप 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, देन आप 5 सेकंड के लिए रिलैक्स करेंगे। फिर धीरे धीरे आप इस टाइम को 10 सेकंड इस तरह से कर सकते हो। ये पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज है, आप कभी भी कहीं भी बैठे हुए इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। उसके बाद महिलाओं को हमें एजुकेट करना है योगा, मेडिटेशन के लिए, डीप ब्रीदिंग के लिए। ये इन सबसे होगा क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो आपके जितने भी वाइटल्स हैं उनको आराम से और अच्छे से पहुंचेगी। वॉल पुशअप एक्सरसाइजेस भी की जा सकती है। वॉल पुशअप में क्या करने के लिए एडवाइस करेंगे कि वॉल पे अपने दोनों हैंड्स रखते हैं। पुशअप आपने देखा होगा, हम पुशअप करते हैं नीचे, उन्हें सिखाना है कि दीवार पे पुशअप करना, नीचे उल्टा प्रोन पोजीशन में नहीं लेटना है, हमें खड़ा रहना है और हमारा हाथ जो है वो दीवार पे रहेगा, पैर हल्का सा फ्लोर में जो उसका बेस है उससे हल्का सा दूर रहेंगे। और ये जितनी भी एक्सरसाइज करनी है ये बहुत ही माइल्ड तरीके से करनी है, बहुत हैवी उससे नहीं करना है। एंड ग्लूट ब्रिजेस, इस तरह से बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, तो वो हम मदर को सिखाएंगे, उन्हें एजुकेट करेंगे। उसके बाद एक एजुकेशन हम देते हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको एंटीनेटल एडवाइस में भी बताया था कि ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड। भाई जैसे फैमिली इज कंप्लीट तो हम बोलेंगे परमानेंट मेथड यूज में लीजिए। तो अगर उसका सिजेरियन हो रहा है तो उसी टाइम ही आप ट्यूबेक्टमी प्लान कर सकते हो। इसी तरह से सबसे अच्छा मेथड होता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, वो एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करता है। तो महिलाओं को इसके बारे में बताएंगे कि आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, जिससे कि आगे आपको कोई और मेथड इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा। और अगर ये भी कहना है कि डिलीवरी के 6 वीक तक आपको वेट करना है इंटरकोर्स के लिए, नॉन हार्मोनल ऑप्शंस आर बेटर। चूंकि ये समय ऐसा है परफ्यूरियम का जब बच्चा फीड करेगा, तो हार्मोनल मेथड बच्चे की फीडिंग में या उसके मिल्क को कम कर सकते हैं। तो ऐसे में नॉन हार्मोनल मेथड का जो ऑप्शन है दैट इज बेटर। इसी तरह से चाइल्ड के अंदर न्यूबॉर्न के केयर में हम उन्हें क्या एडवाइस करने वाले हैं, तो हम यही एडवाइस करेंगे कि भी बच्चे को फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीड कराइए, और उसके डायपर फ्रीक्वेंटली चेंज कीजिए, एक सेफ स्लीप एनवायरनमेंट बच्चे को देना है,
बच्चे को डेली बाथिंग करना है, ये आप याद रखें। क्योंकि बहुत से लोग जो है वो बाथिंग अवॉइड करते हैं कि नहीं बच्चा छोटा है, तो ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अगर आपको लगता है पानी का टेम्परेचर बच्चे के टॉलरेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हम जितने टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, बच्चा उससे थोड़ा सा पीछे चलता है। यानी अगर आपको लग रहा है पानी गर्म है, तो भी आप हल्का सा पानी और गर्म ले लीजिए, लेकिन डेली बाथिंग करानी है। वॉश योर हैंड्स बिफोर हैंडलिंग, इस चीज का सभी लोग ध्यान रखें। बच्चे को सिर्फ माँ नहीं, और जो भी हैंडल करें उन्हें ये एक्सप्लेन कर दें कि बच्चे को बिना हाथ धोए हैंडल नहीं करना है। उसके बाद हम लोग जो एजुकेशन देते हैं इम्यूनाइजेशन के लिए, तो इम्यूनाइजेशन के लिए देखिए, कितना ही लिटरेट और कितनी एजुकेटेड महिला हो, इट्स नॉट पॉसिबल कि उसको पूरा शेड्यूल याद होगा। करना आपको ये है ममता कार्ड, इसमें सारे शेड्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। उसे बताना है सिर्फ कि ये जो रिकमेंडेड शेड्यूल है उसको फॉलो करना है। हेपेटाइटिस बी स्पेशली जो है वो विद इन बर्थ के 24 घंटे के अंदर अंदर लग जाना चाहिए। अपन बीसीजी का टीका भी लगाते हैं, ओपीवी भी लगाते हैं, तो बर्थ के वक्त के जितने भी वैक्सीन है वो जब महिला हॉस्पिटल में है वो लग जाने चाहिए। उसके अलावा और सारे वैक्सीन के बारे में आप उसे इन्फॉर्म कर दें और एक कार्ड उसको दे दें ताकि वो अकॉर्डिंगली फॉलो अप के लिए आ सके। फिर आता है रूमिंग इन। रूमिंग इन मतलब होता है माँ और बच्चे को एक आपको प्राइवेट रूम देना है। वो किस लिए देना है? वो स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, प्राइवेसी प्रोवाइड करने के लिए। इससे क्या होता है कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन दोनों के बीच में डेवलप होगा। फिर हमारा आता है एजुकेट द मदर अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पोस्ट नेटल एजुकेशन। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देनी है। पहली चीज, 6 महीने तक माँ को बोलना है कि सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, कोई पानी नहीं, कोई दूसरा दूध नहीं। रूमिंग इन यानी दोनों को एक रूम में रखें, ऐसा नहीं और भी गेस्ट आ रहे हैं और सब एक ही रूम में, उससे क्या प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी, तो मदर जो है ढंग से फीड नहीं करा पाएगी। मदर इज काउंसल्ड अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक, आपको माँ को ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक, उसकी पोजीशन, कैसे अटैचमेंट सही होता है वो सारा बताना है। नाइट फीडिंग शुड बी प्रमोटेड, माँ को ये बताएं कि रात को, हम जो बोलते हैं हर 2 घंटे में फीड कराना है, कि रात को जगकर फीड कराए। क्यों? क्योंकि रात को प्रोलैक्टिन हार्मोन का सीक्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो मिल्क का फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा होगा। तो नाइट फीडिंग को भी प्रमोट करना है। फीड एवरी 2 आवर्स, बच्चे को हर 2 घंटे में फीड कराना है। बर्पिंग शुड बी डन, और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रेस्ट फीडिंग का वो है कि हर फीड के बाद बच्चे को बर्प करना ना भूलें। तो उसके लिए बच्चे को सीधा लेटाकर, और लेटाकर नहीं, सॉरी, सीधा आपको कंधे पे लेना है और उसको पैट करना है। तो बर्प निकलेगी, डकार बच्चा लेगा, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आता है वीनिंग डाइट। वीनिंग डाइट देखिए, अभी चूंकि पोस्टनेटल पीरियड में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ 6 महीने बाद जब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है उससे बच्चे को कुछ पूरी कैलोरी रिक्वायरमेंट उसकी नहीं फुलफिल हो पाती है, तो हम सप्लीमेंट्री फीडिंग के लिए बोलते हैं। तो हमें उसे, अब वो हॉस्पिटल से यहाँ से जा रही है तो आप इसके लिए उसको यहीं एजुकेट कर दें कि 6 महीने बाद से सप्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करनी है। एकदम से ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप नहीं करनी है, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ आपको फीड स्टार्ट करना है। पहले आप लिक्विड से स्टार्ट करते हैं, फिर आप सेमी सॉलिड, फिर आप सॉलिड पे आते हैं। और कितना कितना क्या क्या अमाउंट है उस बारे में थोड़ा बहुत आपको वीनिंग डाइट के बारे में एडवाइस करना है। और एक लास्ट पॉइंट जो मदर का है और इम्पोर्टेंट है वो है न्यूट्रिशन। उसमें भी आपको जो एडवाइस देनी है वो है जो एंटीनेटल में हमने लिखी थी, लगभग लगभग वो सारी यही है। देखिए, अब माँ क्या कर रही है, माँ फीड करा रही है, तो यहाँ पे ना माँ की कैलोरी रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है। अब माँ को प्रोटीन, माँ को कैल्शियम, इन चीजों की आवश्यकता ज्यादा हो गई है। तो करना क्या है, पहला पॉइंट आप लिखेंगे, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द डे। पूरे दिन उसको पानी बहुत पीना है, क्योंकि पानी से भी मिल्क का फॉर्मेशन होता है आपका माँ का। एक बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट का मतलब, चूंकि अगर लेमन है तो आप उसको समझाएंगे कि भाई फल, सब्जियां और सब तरह का खाना खाइए, सब तरह के ग्रेन्स इन्वॉल्व कीजिए, फैट भी खाइए। उसके अलावा इंक्लूड प्रोटीन रिच फूड। अब प्रोटीन रिच फूड में आप उसको, अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो आप उसको मीट का, फिश का ऑप्शन दे सकते हैं, एग का ऑप्शन दे सकते हैं, और अगर वेजिटेरियन है तो आप उसको डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे पनीर है, दही है, दूध है और नट्स के बारे में बता सकते हैं। कंज्यूम आयरन रिच, अब आयरन के लिए हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं उनके बारे में, बीन्स के बारे में, लेंटल्स के बारे में, फलियां हैं, बीज वाली जो सब्जियां हैं, फोर्टिफाइड सीरियल्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आजकल क्या हो रहा है कि जैसे गेहूं का आटे की अगर हम बात करें, तो आटे में आयरन फोर्टिफाई होकर आ रहा है। जो पैकेट है उस पर लिखा हुआ होगा कि आयरन फोर्टिफाइड फ्लोर, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी के लिए आप मदर को मिल्क दे सकते हैं। अब विटामिन डी का सोर्स एक सनलाइट एक्सपोजर है, तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि सुबह सुबह जो हल्की धूप होती है, शुरुआती धूप होती है, उसमें 5 से 10 मिनट
सनलाइट एक्सपोजर लें, जो विटामिन डी का एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो अगर ये सारी एडवाइस आप टाइमली देते हैं, काउंसिल करते हैं और माँ इसको फॉलो करती है, देन हम ये तो आप कंफर्म कर लीजिए, ये तो चलिए फेसबुक का पार्ट है, पर हम एक माँ और एक बच्चे का एक बहुत अच्छी नींव तैयार कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।